नमस्कार। ऋषिकेश के बापू ग्राम, अमित ग्राम, शिवाजी नगर, मीरा नगर, नंदू फार्म और आसपास के क्षेत्रों को लेकर इन दिनों बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है। इस वीडियो में हम अफवाह नहीं, सिर्फ दस्तावेज और रिकॉर्ड के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये समस्या आज की नहीं है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्ष 2009 से बापू ग्राम, मीरा नगर, नंदू फार्म जैसे क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया नियम 300 के अंतर्गत औपचारिक रूप से चल रही थी। इसका अर्थ यह है कि सरकार इन क्षेत्रों को पहले से बसे हुए नागरिक क्षेत्रों के रूप में देख रही थी और उन्हें कानूनी ढांचे में लाने की प्रक्रिया जारी थी। विधानसभा और राजस्व विभाग के दस्तावेज ये भी दिखाते हैं कि वर्ष 2007 के आसपास ये विषय पहली बार औपचारिक रूप से विधानसभा के पटल पर आया। उस समय ऋषिकेश के सम्मानित विधायक माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा इन क्षेत्रों की मौजूदा बसावट को नियमित करने और राजस्व ग्राम की प्रक्रिया में लाने का विषय सदन में रखा गया ताकि जनता को कानूनी स्पष्टता मिल सके। इसके बाद नियम 300 के अंतर्गत कार्यवाही आगे बढ़ी और वन भूमि से राजस्व भूमि में परिवर्तन से जुड़े नोट तैयार हुए। इन दस्तावेजों में यह स्पष्ट लिखा गया कि नियमितीकरण तभी संभव है जब केंद्र सरकार से वन स्वीकृति प्राप्त हो। ये प्रक्रिया राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण से बाहर होती है, जिसके कारण ये मामला लंबे समय तक प्रशासनिक स्तर पर लंबित रहा। वर्ष 2017 के बाद इन क्षेत्रों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम सामने आया। बापू ग्राम, अमित ग्राम, शिवाजी नगर, मीरा नगर, नंदू फार्म और गीता नगर को नगर निगम की सीमा में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। सीमा निर्धारण, शहरी योजना और नगर निकाय सेवाओं का विस्तार ये दर्शाता है कि सरकार ने इन क्षेत्रों को नागरिक बसावट वाला शहरी क्षेत्र माना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों में हाउस टैक्स का असेसमेंट क्यों नहीं किया गया? इसका कारण ये है कि जनता की मांग पर इन क्षेत्रों को लगभग 10 वर्षों के लिए टैक्स फ्री घोषित किया गया था। इसी कारण नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स असेसमेंट नहीं किया गया। कानूनी दृष्टि से ये स्पष्ट है कि जब सरकार स्वयं किसी क्षेत्र को टैक्स फ्री घोषित करती है तब असेसमेंट न होना अवैध कब्जे का प्रमाण नहीं माना जाता। इसके विपरीत इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क और नगर निगम सेवाएं लगातार दी जाती रहीं। ये प्रशासनिक व्यवहार ये दर्शाता है कि सरकार इन बसावटों को अपने संज्ञान और नियंत्रण में मानती रही। इसके बाद वन भूमि से जुड़े व्यापक मुद्दों को लेकर अनीता कंडवाल द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई। ये याचिका किसी कॉलोनी, किसी व्यक्ति या आम नागरिकों के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि वन प्रशासन और लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक निष्क्रियता से संबंधित थी। इस याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं यानी सुओ मोटो संज्ञान लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि वन भूमि पर सभी नए निर्माण कार्य तुरंत रोके जाएं। किसी भी प्रकार का नया थर्ड पार्टी अधिकार जैसे बिक्री या ट्रांसफर नहीं बनाया जाएगा। खाली वन भूमि को वन विभाग अपने कब्जे में लेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले से बने आवासीय घरों को इस चरण में अलग रखा गया है। कोर्ट के आदेश में साफ लिखा है कि खाली भूमि आवासीय मकानों को छोड़कर वन विभाग के कब्जे में ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार और अधिकारी लंबे समय तक मूक दर्शक बने रहे। इसलिए मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपें। यदि पूरी समय रेखा को शांति से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि ये मामला किसी एक दिन की गलती नहीं है। ये वर्षों से चली आ रही अधूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। घबराने की नहीं, समझने की जरूरत है। तथ्यों, दस्तावेजों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान से समझिए। धन्यवाद।